क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में जब भी नेपोटिज्म की बात होती है तो सबसे पहला नाम करण जौहर का ही क्यों लिया जाता है? Nepotism rocks! Nepotism rocks! Nepotism rocks! आखिर क्यों उस सुपरस्टार डायरेक्टर पर कास्टिंग काउच और आउटसाइडर्स का करियर बर्बाद करने के इतने भयानक आरोप लगते हैं? और क्या वाकई में धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर जो एक्टर करण की बात नहीं मानता उसे रातों रात इंडस्ट्री से गायब कर दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा गॉसिप में रहने वाले फिल्म मेकर करण जौहर की पूरी जिंदगी का डीप पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर का नाम एक ऐसा नाम है जिससे या तो लोग प्यार करते हैं या फिर नफरत, लेकिन कोई भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। गॉसिप गलियारों में अक्सर ये बातें उड़ती हैं कि जो अभिनेता करण की बातें नहीं मानता या उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि जब भी कास्टिंग काउच की बात आती है तो सिर्फ लड़कियों का ही जिक्र नहीं होता, बल्कि लड़कों के कास्टिंग काउच की भी बात खुलकर उठाई गई है। कई ब्लाइंड आइटम्स और दबी हुई आवाजों में ये आरोप लगे हैं कि करण जौहर यंग आउटसाइडर लड़कों को अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करते हैं, और जो इस बात से इनकार करता है उसका अंजाम ये होता है कि उसे बड़े प्रोजेक्ट्स से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। तो इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और हेटर्स अक्सर करण को उनके तौर तरीकों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस की वजह से आधा नर आधी नारी या अर्धनारेश्वर कहकर संबोधित करते हैं। According to me, your career needs glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. इस वीडियो में हम करण जौहर की जिंदगी के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें वो खुद भी शायद कभी खोलना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो अंदर की बातें आपको पता चलने वाली हैं वो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए इस फिल्मी कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को सपनों के शहर मुंबई में हुआ था। उनके पिता यश जौहर बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने और रिस्पेक्टेड फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस जैसी विशाल कंपनी की नींव रखी थी। यश जौहर ने अपने बैनर तले कई बड़ी फिल्मों का प्रोडक्शन किया था और पूरी इंडस्ट्री में उनकी एक अलग इज्जत थी। करण की मां हीरू जौहर भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती थीं और वो मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा की सगी बहन थीं। इसी वजह से करण का पूरा बचपन बिल्कुल फिल्मी माहौल और स्टार्स के बीच बीता। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उन्हें बचपन से ही खूब लाड प्यार और अटेंशन मिला। करण की स्कूलिंग मुंबई के बहुत ही एलीट माने जाने वाले ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल से हुई थी। स्कूल के दिनों से ही उन्हें डांस, ड्रामा और कमर्शियल फिल्मों का जबरदस्त शौक था। स्कूल के बाद करण ने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी आगे की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में मास्टर डिग्री भी हासिल की। क्योंकि उनका पूरा परिवार ही फिल्मों में डूबा हुआ था, इसलिए करण की रुचि भी बचपन से ही फिल्मों में थी। राज कपूर, यश चोपड़ा और सुभाष घई की फिल्में देखते हुए वो बड़े हुए थे और सिनेमा उनके खून में दौड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि यश जौहर चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा करण एक लीड एक्टर बने। यश जी को लगता था कि करण के अंदर एक हीरो वाली बात है, और ऐसा नहीं है कि करण ने कभी कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि साल 1989 में दूरदर्शन पर एक साइंस फिक्शन शो आता था जिसका नाम था इंद्रधनुष। इस शो में करण जौहर ने महज 17 साल की उम्र में श्रीकांत नाम के एक लड़के का रोल प्ले किया था। शो के डायरेक्टर आनंद महेंद्रू ने उस वक्त कई बच्चों का ऑडिशन लिया था, और हैरानी की बात यह है कि इस शो के लिए शाहरुख खान को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन करण जौहर को ये रोल मिल गया था। हालांकि कुछ वक्त बाद ही करण को यह रियलाइज हो गया था कि उनके अंदर एक लीड एक्टर बनने का चार्म या पैशन नहीं है। कैमरे के सामने दूसरों के इशारों पर एक्टिंग करने के बजाय करण हमेशा कैमरे के पीछे खड़े होकर पूरी फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना चाहते थे। उनका असली प्यार डायरेक्शन, भव्य सेट्स और कहानी कहने के तरीके में था। करण की फिल्मी जर्नी की असली और धमाकेदार शुरुआत तब हुई जब उन्होंने 1995 में यश राज फिल्म्स ज्वाइन किया। यश जौहर और यश चोपड़ा के बीच एक बहुत गहरी और पुरानी दोस्ती थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। इसी गहरी दोस्ती और पारिवारिक संबंधों के कारण करण के लिए यशराज बैनर में एंट्री लेना बहुत आसान हो गया। उन्हें बाहर के आउटसाइडर स्ट्रगलर्स की तरह डायरेक्टरों के ऑफिस के बाहर धक्के नहीं खाने पड़े और ना ही पोर्टफोलियो लेकर घूमना पड़ा। साल 1995 बॉलीवुड के इतिहास का एक बहुत बड़ा साल था, क्योंकि इसी साल रिलीज होने वाली थी सदी की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ।
इस फिल्म को यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे और करण जौहर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। आदित्य और करण बचपन के दोस्त थे और सेट पर उनकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त थी। DDLJ के सेट पर ही करण ने शाहरुख खान के दोस्त रॉकी का एक छोटा सा लेकिन मेमोरेबल रोल भी प्ले किया था। यही वो फिल्म थी जिसके सेट पर शाहरुख खान और करण जौहर के बीच एक ऐसी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे पावरफुल एक्टर डायरेक्टर जोड़ी में बदल गई। DDLJ ब्लॉकबस्टर रही और इसी के साथ करण जौहर ने फिल्म मेकिंग की हर बारीकी को बहुत करीब से सीख लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के बाद करण ने अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया। साल 1998 में करण जौहर ने एक डायरेक्टर के रूप में अपना शानदार डेब्यू किया फिल्म कुछ कुछ होता है से। इस फिल्म को यशराज बैनर के सपोर्ट और धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बनाया गया था। फिल्म की कास्टिंग के दौरान ही करण को बॉलीवुड की रियलिटी का पहला एहसास हुआ। शाहरुख खान और काजोल तो इस फिल्म के लिए तुरंत मान गए थे, लेकिन अटीना के रोल के लिए करण ने ट्विंकल खन्ना, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसी कई टॉप एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया था। जब सबने मना कर दिया तब आदित्य चोपड़ा के कहने पर करण ने 17 साल की रानी मुखर्जी को यह रोल ऑफर किया। अमन के रोल के लिए भी सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह ने मना कर दिया था, जिसके बाद शाहरुख खान के कहने पर सलमान खान ने यह रोल किया। जब 1998 में कुछ कुछ होता है रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। महज 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जबरदस्त कमाई की और ये उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। करण जौहर रातों रात सुपरस्टार डायरेक्टर बन गए। इसके बाद करण ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को अपना लकी चार्म मान लिया। करण ने 2001 में कभी खुशी कभी गम डायरेक्ट की, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर को एक साथ कास्ट किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर इंडस्ट्री हिट साबित हुई। इसके बाद करण ने शाहरुख के साथ मिलकर एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें कभी अलविदा ना कहना 2006 और माय नेम इज खान 2010 शामिल हैं। करण की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और उन्होंने इंडियन फैमिली ड्रामा और रोमांस को एक नया इंटरनेशनल फ्लेवर दिया। करण जौहर सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में उनकी एक मल्टी टैलेंटेड इमेज है। वो एक साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, टीवी होस्ट और फैशन डिजाइनर भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि करण ने फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी बहुत परफेक्शन के साथ किया है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में शाहरुख खान के जितने भी कूल और स्टाइलिश कपड़े थे वो करण जौहर ने ही डिजाइन किए थे। इसके अलावा साल 2003 में आई सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो की पूरी कहानी भी करण ने ही लिखी थी, हालांकि उसे डायरेक्ट निखिल आडवाणी ने किया था। साल 2004 में पिता यश जौहर के दुखद निधन के बाद धर्मा प्रोडक्शंस की पूरी विरासत और जिम्मेदारी करण जौहर के कंधों पर आ गई। एक तरफ जहां लोगों को लगा कि पिता के बिना करण ये इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं संभाल पाएंगे, वहीं करण ने अपनी स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी से धर्मा प्रोडक्शंस को बॉलीवुड का सबसे बड़ा बैनर बना दिया। आज की तारीख में करण जौहर की गिनती बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे अमीर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में होती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि करण जौहर ने कभी शादी क्यों नहीं की और उनके बच्चे कैसे हुए? इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कर्ण ने अपनी बायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय में अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर कोई जानता है कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। उनका कहने का मतलब था कि वो लड़कियों को नहीं लड़कों को पसंद करते थे, लेकिन वो इसे चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त देश के कानून के हिसाब से उन्हें जेल भी हो सकती थी। तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि मैं अलग था, दूसरे लड़कों से अलग था, और मुझे दूसरे बच्चे मुझे ये बात का एहसास रोज दिलाते थे। करण ने खुद बताया था कि उनकी जिंदगी में कोई प्यार या पार्टनर नहीं था, इसलिए शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जब करण 40 साल के हुए तो उनकी मां हीरू जौहर ने उनसे उनके फ्यूचर और लाइफ प्लान्स के बारे में पूछा, क्योंकि ये साफ था कि करण शादी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद करण ने सिंगल पेरेंट बनने का फैसला लिया। फरवरी 2017 में सरोगेसी के जरिए करण जौहर जुड़वा बच्चों के पिता बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने पिता यश जौहर के नाम पर यश रखा और अपनी बेटी का नाम अपनी मां के नाम हीरू के अक्षरों को पलटकर रूही रखा। हालांकि कई लोगों ने उन्हें अकेले सिंगल पेरेंट बनने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन करण ने अपने दिल की सुनी और आज वो अपने 2 बच्चों की सिंगल पिता है। जैसे जैसे करण जौहर की सफलता और पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे उन पर घमंड और इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के गंभीर आरोप भी लगने शुरू हो गए। बॉलीवुड के अंदर और बाहर एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि करण जौहर के पास किसी का भी करियर बनाने या बिगाड़ने की ताकत है
लोगों ने उन पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये कहा जाने लगा कि करण सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स या फिर सेलिब्रिटी किड्स को ही प्राथमिकता देते हैं। कंगना ने करण के मुंह पर कहा था कि वो आउटसाइडर्स को मौके नहीं देते और सिर्फ स्टार किड्स को ही लॉन्च करते हैं। You just want to be a dictator, then you're not the kind of director I would want to work with. In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders. इंडस्ट्री में ये गॉसिप भी बहुत आम है कि अगर करण को किसी मजबूरी में या कमर्शियल फायदे की वजह से किसी आउटसाइडर को अपनी फिल्म में कास्ट करना भी पड़े तो वो उनके सामने अजीब शर्तें रखते हैं। उन्हें लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दिया जाता है और उन्हें करण की पीआर मशीनरी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई आउटसाइडर उनके खिलाफ जाता है तो करण अपने पावरफुल नेटवर्क का इस्तेमाल करके उसे इंडस्ट्री से बायकॉट करवा देते हैं। करण जौहर पर नेपोटिज्म के जो आरोप लगते हैं उसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है आलिया भट्ट। Who is the president of India? Manmohan Singh. आलिया भट्ट के करियर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में करण जौहर की सबसे बड़ी भूमिका रही है। करण खुद आलिया को अपनी बेटी मानते हैं और हर जगह उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। साल 2012 में करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई। इस फिल्म से उन्होंने 3 नए चेहरों को लॉन्च किया। पहली थी आलिया भट्ट, जो मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट की बेटी हैं। दूसरे थे वरुण धवन, जो लेजेंडरी डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं। और तीसरे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो एक प्योर आउटसाइडर थे। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और 70 करोड़ का कलेक्शन कर गई। लेकिन इस फिल्म के बाद करण ने आलिया भट्ट को जो बैक टू बैक सपोर्ट दिया वो किसी और को नहीं मिला। हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक, आलिया की हर बड़ी सफलता के पीछे करण का बहुत बड़ा हाथ रहा। करण के टॉक शो कॉफी विद करण में भी जब करण हर एपिसोड में आलिया का नाम लेते थे और उन्हें देश की बेस्ट एक्ट्रेस बताते थे तो ऑडियंस भी चिढ़ने लगी थी कि आखिर हर बात में आलिया को क्यों घुसाया जाता है। करण का ये फेवरेटिज्म देखकर ही लोगों का ये मानना पक्का हो गया कि धर्मा प्रोडक्शन सिर्फ नेपो किड्स का ही घर है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीसरे एक्टर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा के एंगल पर डिटेल में बात करते हैं। सिद्धार्थ का केस काफी अलग और गॉसिप से भरा हुआ है। सिद्धार्थ दिल्ली के रहने वाले थे और वो एक मॉडल थे। उन्होंने मुंबई में फिल्मों में काम मांगने के लिए काफी स्ट्रगल किया था। वो मुंबई के मलाड और अंधेरी इलाकों में 1.5 BHK किराए के घर में अजनबियों के साथ शेयरिंग में रहते थे और 11,000 रुपए किराया देते थे। अपना खर्चा चलाने के लिए सिद्धार्थ छोटे मोटे एड्स करते थे। एक सैमसंग के विज्ञापन के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे, जिसमें से कटकटाकर उनके हाथ में सिर्फ 3,000 रुपए आए थे। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शुरुआत में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की एक एक्शन फिल्म से लॉन्च होने वाले थे जो एडलैब्स बना रहा था। लेकिन फिर अनुभव सिन्हा को शाहरुख खान की राव-1 मिल गई और उन्होंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिससे सिद्धार्थ का दिल टूट गया था। इसके बाद सिद्धार्थ ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है डायरेक्शन सीखा जाए। तब उन्होंने करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। कहा जाता है कि एक विज्ञापन और सेट पर सिद्धार्थ को देखकर करण उनसे काफी अट्रैक्ट हो गए थे। करण ने उन्हें अपने ऑफिस में ऑडिशन के लिए बुलाया। बॉलीवुड के गॉसिप गलियारों में हमेशा से इंडस्ट्री में करण के लड़कों में इंटरेस्ट की चर्चा रही है। अफवाहें तो ये भी थीं कि सिद्धार्थ ने करण के सामने अपने स्ट्रगल और दिल का हाल बयां किया था। सिद्धार्थ की मजबूरी थी, उनके पास काम नहीं था और जब करण जौहर जैसा बड़ा डायरेक्टर आपको लॉन्च करने का ऑफर दे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने तुरंत ये ऑफर स्वीकार कर लिया। रूमर्स ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पहले कोई और तीसरा सेलिब्रिटी किड लॉन्च होने वाला था, लेकिन सिद्धार्थ की कास्टिंग के लिए उस स्टार किड को हटा दिया गया और सिद्धार्थ को फिल्म में एक बहुत मजबूत रोल दिया गया, क्योंकि करण सिद्धार्थ से काफी अट्रैक्ट हो गए थे। ये भी दावे किए जाते हैं कि करण ने सिद्धार्थ को मुंबई में सेटल होने के लिए एक फ्लैट और महंगी गाड़ी भी गिफ्ट की थी। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए। आज भी करण उनके पीछे पागल है। सॉरी। इतना ही नहीं, करण ने सिद्धार्थ को एक न्यूकमर होने के बावजूद सबसे ज्यादा फीस दिलवाने में भी मदद की थी। सिद्धार्थ जो एक मामूली फ्लैट में रहते थे वो रातों रात बॉलीवुड के नए पोस्टर बॉय बन गए। जब करण जौहर सिद्धार्थ के लिए इतने कुछ कर रहे थे तो लोगों को इनके रिलेशन पर डाउट भी होने लगा। करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस इक्वेशन ने मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी। दोनों अक्सर मुंबई में हर जगह पैप्स द्वारा एक साथ स्पॉट किए जाने लगे। चाहे कोई बॉलीवुड की लेट नाइट पार्टी हो, डिनर डेट हो या फिर धर्मा ऑफिस, सिद्धार्थ और करण का साथ हमेशा मीडिया के कैमरों में कैद होने लगा। धीरे धीरे ये खबरें विदेश तक पहुंच गईं। गॉसिप मैगजीन्स में ये छपने लगा कि करण और सिद्धार्थ
पेरिस और लंदन जैसी जगहों पर एक साथ सीक्रेट वैकेशन पर गए थे और वहां उन्हें हाथों में हाथ डाले डेट करते देखा गया था। मीडिया के इस हैवी कवरेज ने उनके रिलेशन का जैसे खुलासा ही कर दिया था। जो सिद्धार्थ और करण पहले छुप छुप कर मिलते थे, वो अब खुलेआम पार्टियों में एक साथ एंट्री लेने लगे। झूम की एक पूर्व जर्नलिस्ट सिमी चंडोक ने तो यहां तक दावा किया था कि करण और सिद्धार्थ के बीच काफी कुछ था, और जब सिद्धार्थ ने करण से दूरी बनानी शुरू की तो करण इमोशनली बुरी तरह टूट गए थे। सिमी के मुताबिक करण इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि वो सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड्स और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश करते थे। एक रूमर यह भी था कि वैलेंटाइन डे के दिन करण के इशारे पर ही पैप्स को सिद्धार्थ और आलिया की लोकेशन दी गई थी, ताकि करण और सिद्धार्थ के रिलेशन की खबरों को दबाया जा सके और मीडिया का ध्यान भटकाया जा सके। करण और सिद्धार्थ का यह रिश्ता सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी बहुत गहरा था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सिद्धार्थ को इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए करण जौहर ने पूरी ताकत लगा दी। करण ने सिद्धार्थ को बैक टू बैक अपनी फिल्मों में लीड रोल दिए। सिद्धार्थ ने धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले कई फिल्में की, लेकिन उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड काफी डरावना रहा। तो सिद्धार्थ की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। 2024 में रिलीज हुई उनकी भारी भरकम एक्शन फिल्म योद्धा ने तो पहले वीकेंड में सिर्फ 9 से 10 करोड़ की ही कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। लोग हमेशा सवाल उठाते थे कि एक तरफ आउटसाइडर्स को एक फ्लॉप के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बावजूद करण जौहर उन पर करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहा रहे हैं। दावा तो ये किया जाता है कि करण दूसरे स्टार किड्स की हिट फिल्मों का पैसा सिद्धार्थ की फ्लॉप फिल्मों को कवर करने में लगाते थे। ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा सच है कि अलग अलग फिल्में हिट हो रही थीं, लेकिन सिद्धार्थ के साथ करण की कई बड़ी बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। फिर भी धर्मा का दरवाजा सिद्धार्थ के लिए कभी बंद नहीं हुआ। करण जौहर के विवाद सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के साथ भी उनके क्लैश ने खूब सुर्खियां बटोरी। सबसे पहला और सबसे बड़ा विवाद हुआ कंगना रनौत के साथ। जैसा कि हमने पहले बताया, कंगना ने करण के शो में उन्हें नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर कहा था। कंगना का आरोप था कि करण इंडस्ट्री में चुगलीबाजी करते हैं, स्टार वाइफ्स के साथ मिलकर गॉसिप क्लब चलाते हैं और आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाते हैं। कंगना ने पूरी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और कहा कि करण जैसे लोग माफिया की तरह काम करते हैं और जो उनके खिलाफ बोलता है उसे इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बड़ा नाम है प्रियंका चोपड़ा का। साल 2012 में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर की अफवाहों ने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी थी। गॉसिप थी कि डॉन 2 के सेट पर दोनों इतने करीब आ गए थे कि शाहरुख की शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। उस वक्त गौरी खान की मदद के लिए करण जौहर सामने आए। गौरी खान की फ्रेंड्स ने प्रियंका को पार्टियों में बुलाना बंद कर दिया और उन्हें हर जगह से इग्नोर किया जाने लगा। जब प्रियंका के किसी करीबी ने मीडिया में कहा कि ये स्टार वाइफ्स इनसिक्योर हैं, तो करण जौहर भड़क गए। करण ने ट्विटर पर प्रियंका को आड़े हाथों लेते हुए लिखा था कि अपने खरीदे हुए पीआर और दोस्तों के पीछे छुपकर टैबलॉइड्स में खबरें छपवाना बहुत ही स्पाइनलेस और बेवकूफी भरा काम है। कुछ लोगों को रियलिटी चेक की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रियंका को उस वक्त पूरी इंडस्ट्री में बायकॉट का सामना करना पड़ा था। हाल ही में डैक्स शेपर्ड के पॉडकास्ट में प्रियंका ने खुद कबूल किया कि उन्हें बॉलीवुड में एक कोने में धकेला जा रहा था। उन्हें काम मिलना बंद हो गया था और वो इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स से थक चुकी थीं। इसीलिए उन्हें हार मानकर अपना करियर बचाने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ा। हालांकि प्रियंका अपनी शानदार टैलेंट की बदौलत हॉलीवुड में सफल हो गईं और करण का उन्हें रोकने का प्लान पूरी तरह फ्लॉप रहा। तीसरा विवाद है अनुष्का शर्मा का। ये कहानी तो खुद करण जौहर ने अपने मुंह से कबूल की थी। साल 2016 में मैमी फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक इंटरव्यू में करण ने हंसते हुए कहा था कि मैं पूरी तरह से अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहता था। करण ने बताया कि जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अनुष्का की फोटो दिखाई और बताया कि वो रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख के अपोजिट काम कर रही हैं, तो करण ने कहा था, क्या तुम पागल हो गए हो? इस लड़की को साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। करण दरअसल उस वक्त किसी और लीड एक्ट्रेस सोनम कपूर को साइन करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पर्दे के पीछे से अनुष्का का करियर खराब करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि जब करण ने बैंड बाजा बारात में अनुष्का की शानदार एक्टिंग देखी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अनुष्का से माफी मांगी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर करण को बुरी तरह धोया गया कि वो किस तरह एक नए टैलेंट का करियर शुरू होने से पहले ही कुचलने की ताकत और मंशा रखते हैं। करण जौहर के रडार पर सिर्फ ये 3 एक्ट्रेसेस ही नहीं थीं, बल्कि कई बड़े एक्टर्स के साथ भी उनके क्लैश और अजीबोगरीब किस्से मशहूर हैं। कार्तिक आर्यन
साल 2021 में धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग बीच में ही रोक दी और कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। करण ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि प्रोफेशनल वजहों से फिल्म को रीकास्ट किया जाएगा। अफवाहें थीं कि कार्तिक का बिहेवियर अनप्रोफेशनल था या वो ज्यादा फीस मांग रहे थे। ये भी दावा किया गया कि करण ने कार्तिक को अपने बैनर से पूरी तरह बैन कर दिया है और उनके करियर को खत्म करने की ठान ली है। हालांकि कार्तिक आर्यन टैलेंटेड थे और उन्होंने भूल भुलैया 2 जैसी ब्लॉकबस्टर देकर खुद को साबित किया। आयुष्मान खुराना के स्ट्रगल के दिनों की ये कहानी बहुत मशहूर है। साल 2007 में जब आयुष्मान एक रेडियो जॉकी थे तो एक अवार्ड शो के दौरान उन्होंने करण जौहर का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद आयुष्मान ने करण से काम मांगा और उनका नंबर मांगा। करण ने उन्हें एक लैंडलाइन नंबर दिया। जब अगले दिन आयुष्मान ने उस नंबर पर धर्मा ऑफिस में कॉल किया तो दूसरी तरफ से जवाब मिला, हम आउटसाइडर्स और न्यूकमर्स का ऑडिशन नहीं लेते हैं। ये जवाब एक आउटसाइडर के लिए कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा, आप सोच सकते हैं। टीवी के मशहूर एक्टर राजीव खंडेलवाल का केस तो कास्टिंग काउच का सबसे डरावना उदाहरण है। राजीव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली फिल्म आमिर से पहले उन्हें एक बहुत ही मशहूर और टॉप के एक 100 करोड़ क्लब वाले डायरेक्टर ने अपने ऑफिस बुलाया था। उस डायरेक्टर ने राजीव को 2 फिल्मों का ऑफर दिया, लेकिन बिना स्क्रिप्ट सुनाए। राजीव ने कहा कि उस डायरेक्टर की आदत थी ये बोलने की कि मैंने एक 100 करोड़ की फिल्म बनाई है। जब राजीव ने स्क्रिप्ट की डिमांड की तो डायरेक्टर को बुरा लगा। डायरेक्टर ने राजीव से फिजिकल रिलेशन बनाने का हिंट दिया। राजीव ने साफ कह दिया कि वो स्ट्रेट हैं और उन्हें ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद राजीव वहां से भाग निकले और उस डायरेक्टर से कभी नहीं मिले। केआरके और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस एक 100 करोड़ वाले डायरेक्टर को सीधा करण जौहर से जोड़ दिया था। इसके अलावा बॉलीवुड के टॉप फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ भी करण जौहर के कास्टिंग काउच और रिलेशन की अफवाहें उड़ी थीं। साल 2018 में मनीष ने इंस्टाग्राम पर एक फैन के कमेंट "आप दोनों सबसे क्यूट कपल हैं" को लाइक कर दिया था, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में आग लग गई थी कि दोनों डेट कर रहे थे। बाद में मनीष मल्होत्रा को सामने आकर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने इन रूमर्स को बकवास बताते हुए कहा कि करण मेरे भाई जैसा है। इन सब में सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला और सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत का नाम करण जौहर के साथ जुड़ा। सुशांत के साथ करण जौहर की फिल्म ड्राइव 2019 के दौरान बहुत बुरा हुआ। इस फिल्म में सुशांत के साथ जैकलीन फर्नांडीज थीं। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद करण जौहर को फिल्म का फाइनल कट पसंद नहीं आया। करण ने VFX का बहाना देकर इसे बार-बार रीशूट करवाया, जिससे फिल्म बहुत डिले हो गई। इसके बाद बिना सुशांत को बताए या बिना किसी प्रमोशन के करण ने इस फिल्म को चुपचाप नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया। सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी के मुताबिक सुशांत इस बात से करण जौहर पर बहुत भड़के हुए थे क्योंकि उन्होंने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी और उन्हें OTT रिलीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दावा किया जाता है कि इसी फिल्म के बाद सुशांत ने करण के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पावरफुल लोगों ने मिलकर सुशांत को कई बड़ी फिल्मों से बाहर करवा दिया और इंडस्ट्री में उन पर अघोषित बैन लगा दिया गया। सुशांत की दुखद और अचानक मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा करण जौहर पर फूट पड़ा। करण जौहर को सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें लाखों गालियां पड़ी। करण की मां हीरू जौहर ये सब देखकर पूरी तरह से टूट गई थीं। करण को कई महीनों तक सोशल मीडिया से गायब रहना पड़ा और वो डिप्रेशन में चले गए थे। ये सब देखने के बाद एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स कोई नई चीज नहीं है। ये फिल्मों की शुरुआत से चलने वाली एक ऐसी दीमक है जो टैलेंट को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने भी कई बार दबी जुबान में इसके खुलासे किए हैं। करण जौहर जैसे पावरफुल लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं जो ये तय करते हैं कि कौन स्क्रीन पर चमकेगा और किसे अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। बाहर से देखने में सेलिब्रिटी लाइफ जितनी ग्लैमर्स, खूबसूरत और अच्छी लगती है, अंदर से वो उतनी ही डार्क और डरावनी है। यहाँ टैलेंट से ज्यादा सिस्टम, कैंप्स और PR का गेम चलता है। अगर आप सिस्टम के फेवरेट हैं तो आपकी 10 फ्लॉप फिल्मों के बाद भी आपको काम मिलेगा, लेकिन अगर आप एक आउटसाइडर हैं और आपने किसी बड़े डायरेक्टर की बात नहीं मानी तो आपकी एक गलती भी आपका पूरा करियर खत्म कर सकती है। जो भी यंग लड़के और लड़कियां अपनी आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई जाते हैं, उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उन्हें सावधान रहना है। वहां टैलेंट तो चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुद को इस गंदी पॉलिटिक्स और कास्टिंग काउच से बचाने की स्मार्टनेस भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर करण जौहर की पूरी सच्चाई।
कुछ कुछ होता है कि अपार सफलता से लेकर मूवी माफिया का डार्क टैग मिलने तक उनका सफर रहस्यों, विवादों और पावर गेम्स से भरा हुआ है। क्या आपको करण जौहर की लाइफ के इन डार्क सीक्रेट्स के बारे में पहले से पता था? क्या सच में करण जौहर बॉलीवुड के विलेन हैं, या फिर वो बस एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए खेलते हैं? आप किस एक्टर का सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी अगली एक्सक्लूसिव और मसालेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर बजे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।